हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम 11th का बैच लॉन्च कर रहे हैं और 11th में सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों पेपर, सीबीएसई के द्वारा और बीएसई भी दोनों माध्यम दोनों बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम में हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों को एक सक्सेसफुली ट्रैक पर ले लिया जाएगा। वहाँ से विद्यार्थियों को कहीं भटकने की क्या होगी, कोई आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट के क्यों न हो। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे कि एनसीईआरटी बुक मेरे लिए सबसे अवेलेबल है। एनसीईआरटी बुक के अलावा जो भी आप अदर बुक का एडवाइस दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वह भी बुक चलेंगे। उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए जाएंगे और साथ साथ उनके थ्योरी भी सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन मेरी प्राथमिकता है सबसे पहले कि मैं एनसीईआरटी को कराऊं, क्योंकि एनसीईआरटी एक भारत सरकार के द्वारा लिखी गई बुक है जिसमें हजारों विद्वानों के द्वारा सम्मिलित किया गया एक कलेक्शन व्यू है, एम है। लेकिन कोई आप एडवाइस दीजिएगा कि सर एक पार्टिकुलर बुक चलाइए, तो वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाएगा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा वह बुक लिखा गया होगा। लेकिन यह एनसीईआरटी हजारों विद्वानों का एक कलेक्शन है, उनका व्यू है, उनके व्यू का उनके एम का कलेक्शन किया गया है। तो लेकिन एनसीईआरटी आप पढ़िए, आप सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे कि एनसीईआरटी का आप हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कीजिएगा, आप बोर्ड एग्जाम में सीधा टॉप कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के से एक भी सवाल बाहर नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो यह प्राथमिकता है। और एनसीईआरटी के अलावा अगर आप न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं, आईआईटी, जी मेंस, मेडिकल्स है, नीट है, ये सब का तैयारी करना चाहते हैं, तो अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उनके जो सिलेबस आते हैं वो सब ले लीजिए और तब आप क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। तो सबसे पहले आज मेरा यूनिट होगा फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। यह सीबीएसई और बीएसई भी दोनों माध्यम के, दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए है। और यह इंग्लिश केवल इंग्लिश माध्यम के, केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम का भी लॉन्च किया जाएगा। दोनों माध्यमों के बच्चों के यहाँ क्या की जाएगी, पढ़ाई की जाएगी और एक सक्सेसफुली ट्रैक पर की जाएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना रहता है और क्या क्या कौन से सब्जेक्ट रहते हैं और कौन से चैप्टर्स रहते हैं और चैप्टर वाइज मार्क्स कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री से, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, इससे हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह केवल आप 6 मार्क्स कीजिएगा कि सर 2 क्वेश्चन में 2 चैप्टर इतना लंबा पढ़ाइएगा, अब में 6 ही मार्क्स था बच्चों। तो सबसे पहले आपको यह जान लेनी पड़ेगी कि एग्जाम में तो बहुत से क्या रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, उनका क्या रहता है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमें देना पड़ता है। तो वह क्या होता है, वो इजी हमें नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत पढ़ लिए रहते हैं और कहाँ से पूछेगा बोर्ड एग्जाम, ये तो हमें मालूम नहीं रहते, ये तो किसी भी टीचर को मालूम नहीं रहते, किसी भी बच्चे को मालूम नहीं रहते हैं। लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं वो पूरे अपनी बुक को, पूरी किताब को, पूरी फेयर को याद कर बोर्ड एग्जाम में सीधा बैठते हैं और उनका क्या होता है, सीधा टॉप रैंकिंग में आता है। तो आप हर एक बार कोशिश कीजिए कि आज हम शुरू से ही इतना मेहनत कर ले कि अगली बार हमारी ही बारी होगी। अगली बार किसकी बारी होगी, हमारी ही बारी होगी। और जब भी आपकी बारी होगी तो वह इंस्टीट्यूट का ही नाम होगा। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़िए मन लगाकर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, दिल और दिमाग दोनों से पढ़िए, क्योंकि दिल और दिमाग जब दोनों लगाइएगा तभी क्या होगा, आपकी सफलता पूर्ण होगी। तो सबसे पहले यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, यह 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज, यानी कि तत्वों का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आप 10th में भी पढ़ लिए होइएगा, चौथा चैप्टर रह जाएगा सीबीएसई में, और या बीएसई एनसीईआरटी पढ़िएगा तो हिंदी मीडियम, उसमें चौथा चैप्टर आपको मिलेगा यही क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, तत्वों की विभाजन या तत्वों की क्या होता है, विभाजनता, एंड पीरियोडिसिटी और इसकी पीरियोडिसिटी। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग क्या है, रासायनिक बंधन के बारे में हम पढ़ाएंगे, वह भी क्या होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से पूछा भी जाता है, 5 मार्क्स। स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की
3 अवस्थाओं में बांटा गया है। मिनरल 2 अवस्थाओं में मिनरल में बांटा गया। पहला फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट को 3 भागों में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। फिर सॉलिड को 2 भागों में, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 भागों में, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, इस प्रकार है। फिर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 भागों में बांटेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यह सब आपके 12th में भी पढ़ाए जाएंगे। और 12th का मैं चैप्टर भी चालू कर दिया हूँ, सॉलिड स्टेट। कि सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में मैं 2 लेक्चर ले लिया हूँ, अभी तक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वह इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में चलेंगे। अगर आपको किसी भी भाई को जरूरत हो, किसी भी आपके बड़े भाई को जरूरत हो, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर ले सकते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है। सॉलिड स्टेट में हमने सॉलिड पढ़ाया है, टाइप ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप के बारे में। तो ये सॉलिड स्टेट केवल आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे बीएसई हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स से 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था इसका हिंदी, इसमें भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन आप 10th में भी पढ़ लिए होइएगा, इसमें से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। केवल इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ता है। यह केवल ट्रिक से, मैं कोई ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगा, पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पूरी फुल्ली कॉन्सेप्ट। और यहाँ नॉलेज के साथ पूरी कॉन्सेप्ट दी जाएगी, बल्कि कोई ट्रिक नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, मोटिवेशन यहाँ दिया जाता है। इंटरटेनमेंट नहीं, मोटिवेशन, जिससे आप पढ़ाई के प्रति लगन हो, पढ़ाई के प्रति आपकी इच्छा जगे, पढ़ाई के प्रति आप तुरंत जगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन है, इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक हमारे जीवन में बहुत सारे क्या महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, इस ब्लॉक के अंदर सर्फ बनाते हैं, यानी कि डिटर्जेंट बनाते हैं, साबुन, सोप बनाते हैं, यह सब इस ब्लॉक के अंतर्गत है। ब्लीचिंग पाउडर छींटते हैं, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट छींटते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, यह सब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। यह सब इस ब्लॉक में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें भी पी ब्लॉक पढ़ाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़ाएंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यह तो मेन है। ऑर्गेनिक यानी केमिस्ट्री का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो रियल मीनिंग होता है वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सीख सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत हार्ड कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी हार्ड नहीं है। ऑर्गेनिक तो आप आसानी से बनाइएगा, वह एक मैथ है। मैथ किस प्रकार डील करते हैं, केवल फॉर्मूला से, उसी प्रकार हम फॉर्मूला से केवल डील कराएंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं कोई भी ट्रिक नहीं दूंगा, लेकिन आपको क्या होंगे, सक्सेसफुली 100% आप सजेस्ट होंगे मेरे कॉन्सेप्ट से, मेरी विचारधारा से, मेरी एम से, मेरी क्लास से, मेरे इंस्टीट्यूट से। मैं यही सोचता हूं कि मैं अपने बच्चों को कितना ज्यादा सेटिस्फाइड कर सकूं, विदाउट किसी भी निगेटिव इंटरटेनमेंट के। केवल और केवल मैं मोटिवेशन क्लास से और अपने कॉन्सेप्ट से, अपने विचारधारा से किस प्रकार बच्चों को संतुष्ट करना चाहता हूं, यही मेरा क्या है, मेन एम है। और मैं इसीलिए इंस्टीट्यूट का निर्माण भी किया हूं, राजवती एकेडमी। और इंस्टीट्यूट में बहुत से सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती। सबसे पहले हम ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहेंगे, सबसे पहले हम बता दें कि किन किन चैप्टरों से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम बता दें पी ब्लॉक एलिमेंट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से 18 तक होते हैं, ठीक है, 13 से 18। एस ब्लॉक एलिमेंट यह होता है 1 से 2 तक होता है, ग्रुप 1 से 2 तक 13 से 18 पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, 13 से 18। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यह एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, यह आपको 12th में भी रीमैन रिएक्शंस, उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, फ्रैंकल रिएक्शंस, यानी कि अनेक रिएक्शन पढ़ाएंगे। जो रिएक्शन आपके किताब में एनसीईआरटी में पूरी फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी से बाहर एक भी सवाल मेरा नहीं जाएगा और एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। और पूरी की पूरी आपके 12th एग्जाम में, चाहे आप जिस बोर्ड से हो, सीबीएसई हो, बीएसई भी हो, हर एक बोर्ड की तैयारी हम पूरी सक्सेसफुली और पूरी 100% हम संतुष्टि के साथ कराएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन। या हाइड्रोकार्बन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल
ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन आप पढ़ लीजिएगा तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन उठा सकते हैं, और यह दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। आप ऑर्गेनिक में सबसे पहले नोमेनक्लेचर पढ़िएगा, फंक्शनल ग्रुप पढ़िएगा, फंक्शन ग्रुप का सीनियरिटी टेबल पढ़िएगा, सीनियरिटी टेबल के बाद नोमेनक्लेचर में पूरा रूल है वह रूल पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हर एक जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ कंपाउंड को किस प्रकार जोड़ते हैं वह पढ़ाएंगे। यानी कि यह पूरा पढ़ लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हाइड्रोकार्बन हमारे लिए इजी हो जाता है, हम चुटकी में क्या कर सकते हैं उसको उड़ा सकते हैं। लेकिन हम पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, कोई ट्रिक नहीं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट और केवल थ्योरी, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, मोटिवेशन के साथ। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण क्या है, रसायन, पर्यावरण रसायन, ये 14 चैप्टर है। इसमें से हमारे मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से यह क्वेश्चन रहता है डीडीटी क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा जाता है, ओजोन क्या है, उसके बाद डिटर्जेंट का किस प्रकार हम निर्माण करते हैं, यही सब पूछा जाता है। अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जब ऑनर्स लीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यह जो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होता है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यह भैया सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो बोर्ड क्या करती है, सिलेक्ट करती है कि कितना मार्क्स का पूछा जाए ताकि बच्चे संतुष्ट हो। लेकिन बोर्ड तो यह कहती है कि पूरा पढ़िए, आपको नॉलेज जितना रहेगा उतना ज्यादा आप आगे जा सकते हैं, और नॉलेज ही क्या है सबसे बड़ी चीज है। विदाउट नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कितना भी आप कॉपी देखकर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन क्या होती है नॉलेज की सबसे बड़ी आवश्यकता, इंपोर्टेंस होती है नॉलेज की क्या होनी चाहिए। नॉलेज किसी भी टीचर में हो, किसी भी बच्चे में हो, सबसे पहले उनमें नॉलेज की प्राथमिकता होनी चाहिए, और उनके गाइडेंस देने का तरीका अलग होना चाहिए, निगेटिव इंटरटेनमेंट से बहुत अलग होनी चाहिए, और केवल बच्चों को कॉन्सेप्ट पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आज हम चालू करेंगे। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कि केमिस्ट्री है क्या, सबसे पहले साइंस का इंट्रोडक्शन। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस का इंट्रोडक्शन, यूट्यूब की दुनिया में कोई नहीं साइंस का इंट्रोडक्शन ऐसा पढ़ाया होगा, आज मैं वैसा इंट्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। यूट्यूब की दुनिया में सबसे जो बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया लेक्चर मैं साइंस के ऊपर केवल देने जा रहा हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरी केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे वो बिहार बोर्ड से हो। ठीक है दोस्तों, फिर अगला भी हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या, और साइंस किससे उत्पत्ति हुई, द प्रोडक्शन ऑफ द साइंस, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह तो समझ लिए होइएगा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी और इन प्रॉपर्टी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थों की अवस्था से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स से 6 मार्क्स के क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस पी और डी और एफ ब्लॉक है। डी और एफ ब्लॉक ये आपको 12th में पढ़ाएंगे हम, डी और एफ ब्लॉक क्या है। तो ये एस और पी केवल यहाँ पढ़िएगा, और डी और एफ 12th में पढ़िएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ ऑर्गेनिक का फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। सबसे पहले हम बताते हैं कि ऑर्गेनिक में आपको कोई भी टीचर कहते हैं कि हार्ड है, मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। केवल और केवल आपकी विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, और आपकी जो होनी चाहिए लगन होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति, वह कैसी है, आपको बच्चे का पढ़ाने का तरीका, बच्चे को समझने का जो तरीका है वह अलग होनी चाहिए। बच्चे को केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। मैं यही सोचता हूँ कि बच्चा कोई भी गलत इंटरटेनमेंट नहीं करे। हाँ, इंटरटेनमेंट करना है, अपने अलग अलग पढ़ाई से अलग कीजिए। पढ़ाई में केवल मोटिवेशन चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल मोटिवेशन। जितना ज्यादा आप मोटिवेशन सुनेंगे उतना ज्यादा क्या करिएगा, आप अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। क्योंकि जीवन क्या है, एक चक्र है, ये साइकिलिक है, ये साइकिलिक प्रोसेस है। ठीक है, ये चक्रीय एक विधि है। आप अगर इसमें फंस जाइएगा तो जीवन भर क्या करिए, उलझ जाइएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन और इन्वायरमेंटल के पास से टोटल थ्योरी में हमारे पास 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इतना तो सिलेबस के बारे में पढ़ा दिया कि किसमें से कहाँ से क्या पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इसको
इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम समझाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, साइंस क्या है, और उसके बाद कुछ बच्चे के जो कमेंट्स भी आते हैं ऑफलाइन, वो भी उसके भी बारे में हम क्या करेंगे, डील करेंगे, उसके भी बारे में आपको पूरी समझाएंगे। तुरंत इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब कर लिए हुएगा स्क्रीनशॉट। अब कुछ बच्चे का कहना था कि सर केवल इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम के भी क्लास चालू किए जाएंगे, तुरंत ही चालू किए जाएंगे। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को सबसे पहले यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह सबसे पहले एनसीईआरटी किताब खरीद ले। और कोई भी बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, एनसीईआरटी किताब खरीद लीजिएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी किताब खरीद लीजिए। मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वह टॉपिक और उल्टा कर देखिए, किताब में आप क्या करें, पलट कर देखिए। टॉपिक से एक भी पॉइंट क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ये मेरा क्या वादा नहीं है, मैं ये डेफिनेट 100% बोल रहा हूँ। और आपको जो भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल को सबसे पहले बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है, ये आज फिर पढ़ेंगे कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस एंड द प्रोडक्शंस ऑफ द साइंस। सबसे पहले हम एक मोटिवेशन क्वोट देते हैं, अब कोई धोखा नहीं देगा, इतनी उम्मीद तो वापस कर दे, वो हमसे मेरी ख्वाहिश छीनने वाले, हमारी नींद तो वापस कर दे, हमारी नींद तो वापस कर दे। मैं अपनी आंख पर की चश्मा उतार कर देखता हूँ, हुनर जितना है आजमा कर देखता हूँ, नजर उतना ही आता है जितना मैं देख पाता हूँ। मैं छोटा तो जरूर हूँ, लेकिन हर बार अपना कदम बढ़ा कर देखता हूँ, बढ़ा कर देखता हूँ। ठीक है, अगले बार फिर हम मिल रहे हैं कि व्हाट इज साइंस। इसी लेक्चर में हम मिलेंगे कि व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या, और प्रोडक्शंस ऑफ साइंस, केमिस्ट्री क्या है, इस सब के बारे में हम डील करेंगे। ठीक है, अब हम इसे क्या करें, मिटा रहे हैं। लिखिए पहले व्हाट इज साइंस, साइंस पहले लिखिए प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। देखिए, तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस सबसे पहले तो पूरे सिलेबस के बारे में पढ़ लिए थे कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस, साइंस का परिचय लेना सबसे पहले हमारी क्या प्राथमिकता है, क्योंकि साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई, अगर वह हम नहीं जानेंगे तो हम कुछ भी नहीं जाने। क्या करें, कुछ भी नहीं जाने, सीधा चैप्टर चालू कर कर एटम, मॉलिक्यूल, आयन, मोलालिटी, मोलारिटी, यह सब पढ़ाना कोई क्या होती है, बड़ी चीज नहीं होती है। सबसे पहले कि बच्चों को सिलेबस के बारे में अनुभव हो, बच्चों को सिलेबस के बारे में ज्ञान हो। सिलेबस अगर बच्चे ज्ञान रहेंगे तो वह क्या करेंगे, अपने आप में एक सुटेबल जो स्टूडेंट बन जाएंगे। यह नहीं कि सीधा चैप्टर अगर हम चालू कर देते हैं तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, क्योंकि एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कैटायन, एनायन, मोलारिटी, मोलालिटी, परसेंट मास, पीपीएम, यह सब अगर डायरेक्ट हम पढ़ाना चालू कीजिएंगे तो आप क्या करिएगा, बाउंस मारिएगा, सीधा क्या करेगा, सीधा ऊपर से जाएगा हर एक बात। लेकिन इस बात को पकड़ने के लिए, हर एक ऊंचाइयों के लिए सबसे पहले क्या होती है, सरफेस की आवश्यकता होती है। विदाउट सरफेस हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य, बिना सरफेस के हम कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर सरफेस नहीं रहेगा तो कोई भी कार्य, इसीलिए हम सतह से सबसे पहले लेवल बाय लेवल हम उठते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिंटिया, यानी कि साइंस की जो उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई, which means, जिसका जो अर्थ होता है नोन, जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, नोन अर्थात जानना। ठीक है, नोन मीन्स जानना, जानना। ठीक है, सिमिलरली उसी प्रकार, सिमिलरली संस्कृत वर्ड विज्ञान, संस्कृत में भी क्या होते, विज्ञान, एंड अरबी, अरबी नहीं अरबिक भी लिख सकते हैं या अरबी भी लिख सकते हैं, अरबिक भी लिख सकते हैं। अरबिक वर्ड इल्म, इल्म,
मीनिंग नोन, उसका भी हिंदी क्या होता है, जानना ही, अर्थ क्या होता है, जानना ही। जिस प्रकार सिंटिया का अर्थ होता है जानना, उसी प्रकार संस्कृत में जो विज्ञान होता है और अरबी में जो इल्म होता है उसका भी अर्थ होता है जानना, यानी कि जानना। ठीक है, जानना जानना। ठीक, यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरी की पूरी कंसेप्ट। ठीक है, यानी कि फिर से देखिए, साइंस इज ओरिजिनेटेड, साइंस के जो उत्पत्ति हुई फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द सिंटिया से हुई, विच मीन्स जिसका जो अर्थ होता है नोन, जानना। सिमिलरली उसी प्रकार द संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड और द अरबिक वर्ड इल्म मीनिंग नोन, और अरबिक की जो भाषा इल्म मीनिंग नोन, उसका भी अर्थ क्या होता है, नोन ही होता है, नोन ही होता है। साइंस आर ओल्ड, यह बहुत पुराना है, एज लाइक ह्यूमन, ह्यूमन यानी कि साइंस आर ओल्ड एज लाइक ह्यूमन, यानी कि जितना मनुष्य पुराना हो उतना ही साइंस भी पुराना है। क्योंकि जब हम पैदा नहीं लिए थे तो क्या हम साइंस को जानते थे, नहीं जानते थे। यानी कि जब तक हमारे परिवारों में, जब तक हमारे वंशजों ने पृथ्वी पर अपना डेरा नहीं डाला, तब तक साइंस को जाना ही नहीं, और नहीं तो साइंस को इसने जाना और नहीं तो साइंस ने इनको जाना। न हम आपको जाने और न क्या हो आप हमको जाने, फिर भी क्या होते हैं, रिलेशन बनते रहते हैं, फिर तो वही होती है इसमें। तो साइंस आर ओल्ड एज लाइक एज द ह्यूमन, यानी कि जितना पुराना मानव है उतना ही पुराना क्या है, साइंस है, साइंस है। ठीक है, साइंस है। लिखिए इन पैराग्राफ चेंज करके, इन 16th century द डेवलपमेंट ऑफ साइंस आर स्टार्ट इन यूरोप। देखिए 16th century यानी कि 16वीं शताब्दी में डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंस का जो विकास हुआ, और स्टार्ट शुरू हुआ, साइंस का विकास शुरू हुआ इन यूरोप, यूरोप में सबसे पहले साइंस का जो विकास हुआ, विज्ञान का विकास 16वीं शताब्दी से यूरोप में क्या हुआ, चालू हुआ, यूरोप में चालू हो गया। एंड और by middle of 20th century, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक, एंड बाय द मिडिल ऑफ एंड और AND, ठीक है, एंड बाय द मिडिल ऑफ 20th century, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक साइंस क्या हो गया, साइंस आर ट्रूली डेवलप एंड इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज, with many culture and many country, यही है साइंस की क्या डेवलपमेंट है। देखिए फिर से समझिए कि साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिंटिया, साइंस की जो उत्पत्ति हुई है, विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है, मीनिंग नोन, जिसका जो अर्थ होता है नोन, जानना, जानना। सिमिलरली उसी प्रकार द संस्कृत वर्ड, संस्कृत की जो भाषा है, विज्ञान एंड अरबिक वर्ड इल्म
मीनिंग नोन। संस्कृत और अरबिक में जो इल्म और संस्कृत में जो विज्ञान आते हैं उनका भी जो अर्थ होता है नोन, जानना ही है। साइंस आर ओल्ड एज लाइक एज द ह्यूमन, यानी कि साइंस विज्ञान मानव की इतना ही पुराना है, यानी कि जितना पुराना मानव है उतना ही पुराना विज्ञान भी है। इन 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस आर स्टार्ट इन यूरोप में 16वीं शताब्दी में डेवलपमेंट ऑफ द साइंस, डेवलपमेंट मींस विकास, ऑफ मींस का, साइंस मींस विज्ञान, यानी कि विज्ञान का विकास 16वीं शताब्दी में यूरोप में चालू हुआ। एंड बाय मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी साइंस आर ट्रूली डेवलप एंड इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक साइंस क्या हो गया, and by the middle of the 20th century, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक साइंस आर ट्रूली डेवलप, वास्तविक रूप से सत्यति रूप से डेवलप हो गया, विकास हो गया। एंड इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधानों में, विद द मेनी कल्चर्स एंड द मेनी कंट्री, यानी कि विभिन्न सभ्यता, कल्चर मीन्स सभ्यता एंड मेनी कंट्री मीन्स देश, बहुत से देशों में क्या हो गया 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका क्या हो गया, विकास हो गया। और जिसी में क्या हो गया, नसा का खोज हो गया। नसा जो क्या होती है, अमेरिका के क्या विज्ञान संस्था जो पूरे विश्व के लिए क्या करती है, खोज करती है, अनुसंधान करती है, कल्याण के बारे में क्या करती है, सोचती है। इसरो इंडिया की है, यह भी क्या करती है, अपने देश की क्षमता कम है भी इसरो की, नसा की तुलना में जो कंपेयर्ड टू द नसा द पावर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इसरो इज लो, यानी कि नसा की तुलना में जो हमारे इसरो का क्या है कैपेसिटी है, थोड़ा क्या है, कम है। फ्यू अमाउंट ऑफ द इसरो, यानी कि कुछ अमाउंट क्या है इसका कम है, लेकिन नासा का जो पावर है बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेवलप कंट्री है। अमेरिका क्या है, डेवलप कंट्री है, लेकिन हमारा देश क्या है, अभी उठ ही रहा है, लेवल से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, आरोही क्रम में तो जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम तो जा तो रहे जरूर रहे हैं। और विभिन्न देशों के लिए हमने तो कुछ भी बहुत चीज बनाए, इसीलिए हम भी क्या करते, समाज कल्याण, देश कल्याण के बाद तो हम भी क्या करते, सोचते हैं, हमारे देश के लोग भी तो सोचते हैं। वही है कि क्या आता है, फिर से समझिए, साइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिंटिया, साइंस की जो उत्पत्ति हुई है, विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है, which means जिसका जो अर्थ होता है, which means जिसका अर्थ होता है जानना, नॉन मीन्स जानना, इंग्लिश वाले सर पढ़ाएंगे नॉन मीन्स तो जानना। एंड सिमिलरली उसी प्रकार द संस्कृत वर्ड, संस्कृत की भाषा विज्ञान, एंड और अरबिक वर्ड इल्म, और संस्कृत में जो विज्ञान भाषा आते हैं और अरबिक में जो इल्म आते हैं उनका भी अर्थ होता है जानना, उनका भी अर्थ होता है जानना। साइंस आर द ओल्ड एज लाइक द ह्यूमन, जितना पुराना साइंस है उतना ही पुराना मानव है, दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ। इन 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस आर स्टार्ट इन यूरोप, यानी कि 16वीं शताब्दी में यूरोप में डेवलपमेंट ऑफ द साइंस का जो विकास हुआ वह चालू हो गया। एंड बाय द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक साइंस आर ट्रूली डेवलप, वास्तविक रूप से क्या क्या विकसित हो गया। एंड इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधानों में, विद द मेनी कल्चर्स एंड द कंट्री, बहुत सारी सभ्यताओं के साथ और बहुत सारी कंट्री के साथ। आपको यह पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस समझ में आ गया होगा कि साइंस की उत्पत्ति किससे हुई। अगर ऑब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे फेसबुक पर, हम क्या करेंगे, सुबह का सुबह जो आज पढ़ाए उसमें से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रख देंगे, रोज 5 क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव में क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन होनी चाहिए, जिससे बच्चा डील कर सके। पहला क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड का नाम उसमें लिखा रहेगा, सिंट्रिया लिखा रहेगा, संस्कृत लिखा रहेगा, अरबिक लिखा रहेगा, और इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ द दीज रहेगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप थ्योरी जितना याद कीजिएगा उतना आपको क्या आएगा, पूरे समझ में आएंगे।
यह पूरा क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब अगला हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज साइंस। अब पढ़ाइए साइंस क्या है। अब तो यह पूरा समझ में आ गया कि साइंस की उत्पत्ति सिंट्रिया से हुई है। कोई पूछ सकता है कि साइंस की उत्पत्ति किससे हुई है, तो एक तक कहेंगे सिंट्रिया से हुई है। तो पूछेगा सिंट्रिया का मीनिंग क्या होता है, तो कहेंगे जानना होता है। ठीक। अब कोई पूछेगा कि क्या 16वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ, तो 16वीं शताब्दी में यूरोप में क्रांति हुआ, साइंस में क्रांति, डेवलपमेंट ऑफ द साइंस, विज्ञान के विकास में क्रांति हो गया। और उसी में विकास में क्रांति होने के कारण 20वीं सदी में विज्ञान क्या हो गया, यह एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान के साथ जुड़ गया, जिसमें अनेक सभ्यता कल्चर देशों ने क्या क्या योगदान दिया। मिस्र, यूनान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, इन सब देशों ने क्या क्या योगदान दिया साइंस में। साइंस में क्या क्या योगदान दिया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या। और सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पूरी की पूरी फ्रेश दिखती होगी। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। अब हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या। तो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब लिखिए व्हाट इज साइंस, साइंस किसे कहते हैं। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या। सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। द स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक knowledge of anything and which is proved in laboratory, या फिर लैब, which is proved in lab, that is called science, that is called कहलाता है साइंस। क्या कहलाता है, साइंस। सबसे पहले क्या है, द स्पेसिफिक एंड सिस्टेमैटिक। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक मीन्स विशेष और सिस्टेमैटिक मीन्स क्रमागत। सिस्टेमैटिक मीन्स सिस्टम से। नॉलेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, विशेष ज्ञान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विशेष ज्ञान होनी चाहिए किसी भी वस्तु। द स्पेसिफिक एंड सिस्टेमैटिक नॉलेज, द स्पेसिफिक एंड द सिस्टेमैटिक नॉलेज। यहाँ गलत लिखा है, KNOWLEGED नॉलेज। ठीक है, यही नॉलेज होगा। यानी कि क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग्स, किसी भी वस्तु के बारे में स्पेसिफिक, विशेष। स्पेसिफिक मीन्स तो लिखेंगे इसका हिंदी विशेष। क्या लिखेंगे, विशेष। और सिस्टमैटिक मीन्स क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। यानी कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यह भी लिख सकते हैं। या फिर द स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज, नॉलेज मीन्स जानना, उसके बारे में जानना। ऑफ एनी थिंग्स, एनी मीन्स कोई और थिंग्स मीन्स वस्तु। ठीक है, एनी मीन्स कोई और थिंग्स मीन्स वस्तु, वस्तु। किसी भी वस्तु के बारे में विशेष और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विच इज प्रूव्ड, और जिसे प्रूव्ड करते हैं, प्रयोग करते हैं लैब, लैब में, लैब में इसे लेबोरेटरी भी लिख सकते हैं या फिर लैब भी लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड साइंस। वही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। यानी कि आप जो भी वस्तु देख रहे हैं, जो भी वस्तु को देख रहे हैं, उसका वैज्ञानिक निरूपण कीजिए। क्या कीजिए, वैज्ञानिक निरूपण, उसको प्रयोग कीजिए प्रयोगशाला में। वही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। कोई डिफिनीशन नहीं है साइंस का, आप अपने मन से लिख सकते हैं, आप अपने दिमाग से सोचकर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि द स्पेसिफिक एंड
सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु के बारे में विशेष और क्रमबद्ध ज्ञान जो हमारे पास होते हैं और उन्हें लैब में जब प्रूव करते हैं, प्रयोगशाला में उसे प्रूव इन लेबोरेटरी या फिर लैब, दैट इज कॉल्ड एज साइंस, उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक हमें में क्या आ गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। अब विज्ञान को भी कई भागों में बांटा गया, ठीक है, फिजिक्स अलग किया गया, केमिस्ट्री अलग किया गया, बायो अलग किया गया, जियोग्राफी भूवैज्ञानिक अलग, यानी कि कार्य के आधार पर इसको अलग अलग क्या किया गया, बांटा गया। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। तो लिखेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, लिखिए द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट ठीक है, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, properties of and or significance of matter is called, कहलाता है केमिस्ट्री। वही क्या कहलाता है, रसायन कहलाता है। यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक वैसा ब्रांच, भाग, इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट, हम अध्ययन करते हैं, वी स्टडी मीन्स, वी मीन्स हम, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, अबाउट मीन्स के बारे में, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, फॉर्मेशन मीन्स उत्पादन, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण। सब लिख भी देखिए, चलिए लिख देते हैं, क्योंकि पहली बार सीधा इंग्लिश के क्लास में क्या किया, बैठे हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है केमिस्ट्री के क्लास में, तो उत्पादन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उत्पादन, स्ट्रक्चर संरचना आ जाएगा, ठीक है, संरचना, एंड सिग्निफिकेंस महत्व, महत्व ऑफ मैटर, मैटर मीन्स पदार्थ, यह भी आगे पढ़ाएंगे कि पदार्थ है क्या, ठीक है। यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक वैसा ब्रांच, इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं, अबाउट के बारे में, स्ट्रक्चर संरचना के बारे में, फॉर्मेशन उत्पादन के बारे में, प्रॉपर्टीज गुण के बारे में, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों के गुण, संरचना, उत्पादन और स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। वही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। यहाँ तक पूरा क्या होइएगा, समझ गई होगा। अब केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री का जो डिफिनीशन है, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, बहुत सारे क्या साइंटिस्ट आए, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए। और सबसे पहले हॉफमैन आएगा, हॉफमैन का अनुसार, रोल्ड हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन के अनुसार कहा गया, पढ़ाएंगे आगे ही, पहले समझा देते हैं। हॉफमैन के अनुसार, हॉफमैन ने कहा कि रसायन विज्ञान अणुओं का विज्ञान है, ठीक है, यह केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है। फिर से समझिए, कोई पूछ सकता है कि आप बहुत पढ़ते हैं केमिस्ट्री और आप राजवती एकेडमी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, तो बताओ कि हॉफमैन का क्या था कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के बारे में। तो मैं इसीलिए क्या करता हूँ, मैं नाम के ऊपर नहीं, मैं अपने काम के ऊपर काम करता हूँ कि मेरा काम कितना स्ट्रांग हुआ, ताकि मेरे से जो भी बच्चे पढ़े वो दुनिया में क्या करे, नाम करे, अपना नाम सबसे ऊपर, सबसे शिखर पर ले जाए। क्या ले जाए, शिखर पर ले जाए। आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपको क्या होंगे, नॉलेज मिलेंगे। नॉलेज के साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, हर एक व्यवस्था मिलेंगे। जब भी नॉलेज मिलेंगे, एक आपके लिए मोटिवेशन है। इसी नदी के धार में ठंडी हवा तो आती है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती है। अभी मेरा क्या इंस्टीट्यूट छोटा है, कुछ लोग निगेटिव सोचते हैं तो उसे सोचने दीजिए, क्योंकि छोटे ही लोग बाद में बड़े होते हैं, ठीक है, तो छोटे ही लोग बड़े होते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट में, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, अगर आप ऑनर्स में होंगे, ऑनर्स में तो नहीं है, मैं तो 11th पढ़ा रहा हूँ, अगर आप
आप और कोई ऑनर्स के आपके पास क्या होंगे, भाई जी होंगे, उनसे पूछेगा कि सर कैसे पढ़ाए हैं वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो उसमें हम पढ़ाए होंगे कि कोई भी छोटा आदमी को तुलना नहीं करना चाहिए कि यह छोटा है, क्योंकि वंडर वाल ने कहा कि वॉल्यूम ऑफ गैस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ गैस को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। एट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, उच्च दाब और कम तापमान पर कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इट इज मस्ट बी रिड्यूस, इसे घटाया जा सकता है टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के कुल आयतन से। तो V माइनस बी, तो वहां पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहा गया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लेक्टेबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन नगण्य है जब हम तुलना करते हैं टोटल वॉल्यूम, गैस का आयतन इतना मान लिया लिटल और वॉल्यूम ऑफ गैस को इतना मान लिया, तो इतना के तुलना में इतना क्या छोटा है, तो उसको वंडर वाल ने कहा बट यह क्या गलत है, वॉल्यूम ऑफ गैस को कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। छोटा आदमी को हम कभी भी, वह क्या होता है छोटा आदमी भी काम चलाता है, तो इसीलिए V माइनस बी दिया, तो P प्लस ए बटा V स्क्वायर इंटू V माइनस बी बराबर T। उस पर हमें चर्चा नहीं करने, केवल हम समझाते हैं कि छोटे आदमी को छोटे नहीं समझना चाहिए, आपका ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। तो यही है द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक वैसा पार्ट इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट, हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर संरचना के बारे में, फॉर्मेशन उत्पादन के बारे में, प्रॉपर्टीज गुण के बारे में, ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर और पदार्थों के महत्व के बारे में, तब हम उसी को क्या कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं। और हॉफमैन का जो था, हॉफमैन रोल्ड हॉफमैन का जो कॉन्सेप्ट था कि रसायन शास्त्र है वह क्या है, अणुओं के रूपांतरण का विज्ञान है, न कि 100 तत्वों का विज्ञान है, और इनसे उत्पन्न होने वाले अनेक यौगिकों का भी विज्ञान है। तो इंग्लिश में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हॉफमैन के अनुसार केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज नॉट साइंस ऑफ 100 एलिमेंट बट इट इज द साइंस ऑफ द कंपाउंड, मेनी कंपाउंड, बहुत से यौगिकों का यह क्या एक विज्ञान है। यह केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है, यह बहुत से असंख्य यौगिकों का क्या है विज्ञान है। इसमें बहुत से यौगिक का निर्माण होता है, न कि केवल 100 तत्वों का क्या है केवल विज्ञान है। तो अब हम लिखेंगे कि हॉफमैन का कॉन्सेप्ट क्या था, हॉफमैन का जो डिफिनीशन क्या था इस केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, आप हिंदी या इंग्लिश में हो, कोई भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी का भी बैच क्या करूंगा लॉन्च करूंगा इसी के तुरंत बाद। ठीक है, आप जो हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए पहले लिखेंगे या तो लिख लिए, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक वैसा भाग इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट, हम अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर संरचना के बारे में, फॉर्मेशन उत्पादन, प्रॉपर्टीज गुण के बारे में, एंड द सिग्निफिकेंस माने महत्व ऑफ द मैटर, पदार्थों के महत्व के बारे में, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। उसी को क्या कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं। हम अगला आप लिखेंगे, अगला लिखेंगे रोल्ड हॉफमैन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रोल्ड हॉफमैन, काला से पेन से लिख देते ताकि क्या करेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। रोल्ड हॉफमैन, रोल्ड हॉफमैन के अनुसार chemistry is the science of molecule and their transformation, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूपांतरण, यानी कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल है, क्या एक साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, साइंस ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स है। गर्मी बहुत है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रोल्ड हॉफमैन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रोल्ड हॉफमैन के अनुसार, ROLED रोल्ड, अकॉर्डिंग टू रोल्ड हॉफमैन के अनुसार,
रोल्ड हॉफमैन, ठीक है, RAOLD, ठीक है, रोल्ड हॉफमैन। अकॉर्डिंग टू रोल्ड हॉफमैन, केमिस्ट्री द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, केमिस्ट्री अणुओं का विज्ञान एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। बट लेकिन इट इज नॉट साइंस, यह विज्ञान नहीं है। इट इज नॉट साइंस, यह विज्ञान नहीं है। बट लेकिन इट इज नॉट साइंस, यह विज्ञान नहीं है। ऑफ 100 एलिमेंट, 100 एलिमेंट, ठीक है, यह 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है। क्या कहा रोल्ड हॉफमैन ने कि केमिस्ट्री द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, साइंस ऑफ मॉलिक्यूल अणु और ट्रांसफॉर्मेशन मींस रूपांतरण, यानी कि केमिस्ट्री अणु एवं उनके रूपांतरण का विज्ञान है। बट लेकिन इट इज नॉट द साइंस ऑफ 100 एलिमेंट, यह केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है। बट लेकिन इट इज साइंस साइंस ऑफ मोर कंपाउंड, और उनसे निर्मित होने वाले, बट इट इज साइंस, ये विज्ञान है, मोर कंपाउंड, उनसे निर्मित होने वाले अत्यधिक यौगिकों का यह क्या एक विज्ञान है। यही रोल्ड हॉफमैन ने बताया था। हॉफमैन ने बताया, रोल्ड हॉफमैन ने क्या क्या था बताया था। अकॉर्डिंग टू द रोल्ड हॉफमैन के अनुसार, रोल्ड हॉफमैन ROALD, ठीक है, RO है यहाँ पे थोड़ा मार्कर, क्या होता है ROALD, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रोल्ड हॉफमैन के अनुसार, केमिस्ट्री द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल, यह एक अणुओं का विज्ञान है, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और उनके रूपांतरणों का विज्ञान है। बट लेकिन इट इज नॉट, यह नहीं है, साइंस ऑफ 100 एलिमेंट, यह केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है। बट इट इज द साइंस ऑफ मोर कंपाउंड, यह बहुत सारे यौगिकों का क्या है, साइंस है, यौगिकों का क्या विज्ञान है, विज्ञान है। तो यह तो समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री का डिफिनीशन। सिंपल क्या पढ़ेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, विज्ञान की वह भाग, इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, यानी कि विज्ञान का वह भाग जिसमें हम पदार्थों के स्ट्रक्चर, संरचना, फॉर्मेशन, उत्पादन और प्रॉपर्टीज, गुण और सिग्निफिकेंस, महत्व के बारे में अध्ययन करते हैं, कॉल्ड केमिस्ट्री। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू रोल्ड हॉफमैन के अनुसार, केमिस्ट्री द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल, यह अणुओं का एक विज्ञान है, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और उनके रूपांतरणों का विज्ञान है। बट इट इज नॉट साइंस ऑफ 100 एलिमेंट, यह 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है। बट इट इज द साइंस, लेकिन यह साइंस है, विज्ञान है, ऑफ मोर कंपाउंड, बहुत सारे यौगिकों का क्या है, यह कंपाउंड है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के क्या क्या प्रकार होते हैं। पहला पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री, यानी कि 6 प्रकार हम केमिस्ट्री के अगले टाइप में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्या कर लिया, पूरी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, जल्द से अगर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं क्या लाऊंगा, एक मोटिवेशन आपके लिए पॉइंट्स लाऊंगा, जिससे आपका क्या होगा, पढ़ाई के प्रति लगन होगा। फिर जल्द क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जल्द ले लीजिए। ले लिए होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या है, अगर पूरा हमारे पास समझ में आ गया, अब क्या है, टाइप ऑफ केमिस्ट्री केवल बचा है। उसके बाद सीधा हम चैप्टर चालू कर देंगे कि मैटर क्या है, टाइप ऑफ मैटर, आयन क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, यह सब हम चालू करेंगे, ठीक। और आप जो भी सोचे, जो भी पढ़े, जहाँ भी पढ़े, मन लगा कर पढ़िए।
या नहीं कहते केवल मुझसे पढ़िए, सबसे पढ़िए, क्योंकि आप आज़ाद है, आप स्वतंत्र है। जहाँ मन लगे, जहाँ दिल और दिमाग दोनों काम करे वहीं पढ़िए। इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब की दुनिया में किसी ने नहीं दी होगी, मैं यही वादा करता हूँ। क्योंकि साइंस का जो मैं डेवलप को पहले पढ़ाया हूँ, उत्पत्ति पढ़ाया हूँ, किससे वह जेनरेट हुआ है, वह सबसे पहले क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। वह बहुत से किताब पढ़ने के बाद ही आपको मिलेंगे। सबसे पहले फिर हम रिपीट कर देते हैं कि साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेनिटिया यानी कि सेनिटिया से क्या हो, इसका उत्पत्ति हुआ है सेनिटिया जिसका जो अर्थ होता है जानना। और संस्कृत में भी विज्ञान और अरबिक में भी विज्ञान और इल्म का भी अर्थ होता है जानना, ठीक है। 16वीं शताब्दी में यूरोप में, तो इन द 16th सेंचुरी इन यूरोप द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस इन टॉप पोजीशन, पूरी ऊंची शिखर पर रहा। इसमें 16वीं शताब्दी में कहाँ पे, तो यूरोप में था। एंड बाय द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक साइंस आर डेवलप, completely develop and form an international enterprises with the many cultures, many कंट्री। और 20वीं सदी के मध्य तक यह क्या हो गया, बहुत से कल्चर्सों के साथ जुड़ गया। उसके बाद पढ़ा है कि साइंस क्या है, द स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द एनीथिंग व्हिच इज प्रूव्ड इन लैबोरेटरी इज कॉल्ड साइंस। किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान रखना और उसे प्रयोगशाला में प्रयोग करना ही साइंस कहलाता। और क्या है साइंस? उसके बाद केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, विज्ञान की एक वैसी भाग जिसमें वी स्टडी अबाउट, हम अध्ययन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण के कंपोजिशन, इसके उत्पत्ति के बारे में, फॉर्मेशन, किस प्रकार यह प्रोडक्ट होता है, स्ट्रक्चर, इसके संरचना के बारे में, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू रोल्ड हॉफमैन के अनुसार केमिस्ट्री इज द मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री अणुओं का विज्ञान है, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, उनके रूपांतरणों का क्या है, विज्ञान है। यही पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द रोल्ड हॉफमैन के अनुसार केमिस्ट्री द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल, यह अणुओं का विज्ञान है, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और उनके रूपांतरणों का विज्ञान है। बट इट इज नॉट द साइंस ऑफ 100 एलिमेंट, यह केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है, बट इट इज साइंस ऑफ मोर कंपाउंड, यह विज्ञान है बहुत से यौगिकों का विज्ञान है। यहाँ तक आपको पूरा क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जितने ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा वो उतना ज्यादा हमें क्या होंगे, मोटिवेशन मिलेंगे, क्योंकि यही तो आप दे सकते हैं, केवल मोटिवेशन। जितना आप हमको मोटिवेट कीजिएगा, आपके लिए मैं नए नए कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा, उत्पत्ति करूंगा, खोज करूंगा, नए नए टीचर को लाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट को क्या कराऊंगा, चालू कराऊंगा, और आपका क्या करूंगा, प्रिपरेशन अच्छी करवा दूंगा, और आपको इस लेवल बना दूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति के सामने नजर झुका कर नहीं बात कर सकते केमिस्ट्री में, कि मैं भी एक केमिस्ट्री जानने वाला हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अलविदा कहिए। लेकिन एक आपके लिए क्या है, स्लोगन्स है जो आप सुन सकते हैं। ठीक है, ये तेरे मन का खोट जो तुझे सोने नहीं देता, मत दे दोष किसी को यार, वक्त किसी का नहीं होता, वक्त किसी का नहीं होता। गर्मी में दूर से देखकर गर्मी में रेत को पानी समझ लिया गया, और कुछ अच्छे लोगों ने अंधकार में अपने आप को सर्वज्ञानी समझ लिया। जो सौदागर डॉलर का है, मिट्टी को क्या आकेगा, धरती रोटी न देगी, खाने में सोना फेंकेगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे टाइप ऑफ द केमिस्ट्री के बारे में और फुली कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।